नमस्कार दोस्तों। हम एक नए सेशन के साथ आज वापस आ गए हैं और इस सेशन में वापस से हम लोग एआई की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले क्लासेस में जो हम लोग पढ़े थे वो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो में देख सकते हैं और उसी वीडियो के बाद ये कंटिन्यूएशन है। आपको रिकैपिचुलेट करवा दें हम एआई क्या होता है। तो हम पिछले क्लास में बताए थे कि एआई का मतलब होता है कि एक मशीन जो है वो मिमिक्स अ मशीन मिमिक्स ह्यूमन बिहेवियर, यानी अगर एक मशीन इंसानी दिमाग की तरह या इंसान की तरह काम करने लगे तो हम उसे एआई कहते हैं। अब जब हम दिमाग की बात करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। और अगर ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन तीन चीजों को लेकर कॉम्प्रिहेंड करता है या तीन चीजों का बेसिक काम करता है। पहला होता है सेंस करना, दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंड करना, और अगर तीसरा बात करें तो तीसरा होता है एक्ट करना, यानी आपके अकॉर्डिंग एक्ट करता है या अपने अकॉर्डिंग कहिए एक्ट करता है, क्योंकि ब्रेन तो खैर क्या ही कहा जाए। अब आपसे अगर हम ये पूछें कि ये जो सेंस वाला काम है, ये सेंस करने का काम एआई में कौन करेगा, तो पिछले क्लासेस में मैंने बताया था, वहीं से आगे चलते हैं। अगर सेंस करने की बात करें तो सेंस करने का काम जो है एआई का एक डोमेन है सीवी, कंप्यूटर विजन, वो करता है। और दूसरा जो है वह है ऑडियो प्रोसेसिंग। ऑडियो प्रोसेसिंग ये दो करते हैं। कॉम्प्रिहेंड करने की बात करें तो इसमें भी दो लोग हैं। पहला जो है वो हमारे पास है एनएलपी, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और तीसरा जो है वो है हमारे पास नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ये तीन है, सॉरी चार हो गए। इसके अलावा जो एक्ट करने का काम आता है उसमें अगर हम पूछें तो एक्ट करने का काम हमारे यहाँ एआई में दो चीजें करती हैं। पहला जो है वो है मशीन लर्निंग, और दूसरा जो हमारे पास है वो है एक्सपर्ट सिस्टम्स। एक्सपर्ट सिस्टम्स। अब आपसे अगर हम ये पूछें कि एआई को इन जनरल हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो अगर इन जनरल बात करें एआई के क्लासिफिकेशन की, तो हम लोग इन जनरल एआई के क्लासिफिकेशन को कर सकते हैं कि एआई जो है एक मिनट, एआई जो है इन जनरल दो तरीके से क्लासिफाई हो सकता है। इन जनरल एआई को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैन बी क्लासिफाइड इनटू, दो तरीके से या इन दो लेवल्स, इनटू टू लेवल्स। कौन सा लेवल हो गया, तो पहला लेवल जो हमारे पास होगा उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर लेवल। पहला लेवल जो हमारे पास होगा वो होगा सॉफ्टवेयर लेवल। और दूसरा दूसरा हमारे पास जो होता है हम उसको बोलते हैं हार्डवेयर लेवल। अब ये सॉफ्टवेयर लेवल क्या होता है, तो आपको बता दें, सॉफ्टवेयर लेवल को हम लोग एम्बॉडिड एआई के नाम से भी जानते हैं। सॉफ्टवेयर लेवल को हम लोग एम्बॉडिड एआई के नाम से भी जानते हैं। हार्डवेयर को या हार्डवेयर लेवल को हम लोग एम्बेडेड एआई के नाम से भी जानते हैं। हार्डवेयर लेवल को हम लोग एम्बेडेड एआई के नाम से भी जानते हैं। अब ये एम्बॉडिड एआई क्या होता है, तो आप इसका बेस्ट एग्जांपल है, अपने फोन्स में यूज करते हैं क्या, वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसे आपके पास गूगल असिस्टेंट होगा, सीरी है, एलेक्सा है, ये सारे जो हैं वो एम्बॉडिड एआई के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा आप और हम एक और फैक्टर यूज करते हैं जिसको कहते हैं सर्च इंजन, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे जो हैं वो एग्जाम्पल हो गए किसके, एम्बॉडिड एआई के। अब एम्बेडेड एआई का मतलब क्या होता है, यानी यहां पर हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें क्या क्या हो गया, तो पहला एग्जाम्पल हो गया रोबोट्स।
दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपके ड्रोन्स, तीसरा हो गया ऑटोमेटिक व्हीकल्स। ये सारे जो हैं वो एग्जाम्पल हो गए किसके? एम्बेडेड एआई के। एम्बेडेड एआई मतलब हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है। अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं उसके आधार पर हम लोग एआई को दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी तक आई रिपीट, हम लोग जो भी पढ़े हैं उसके आधार पर एआई को हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी अगर हम ये कहें कि फंक्शनैलिटी के आधार पर एआई का दो क्लासिफिकेशन है तो वो शायद गलत नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, on the basis of functionality, AI can be classified into two types। कौन कौन सा टाइप हो गया भैया? पहला हमारे पास टाइप 1 और दूसरा हमारे पास जो है वो है टाइप 2। तो टाइप 1 क्या है और टाइप 2 क्या है ये जानते हैं। अब टाइप 1 की बात करें तो पहले भी चर्चा कर चुके हैं। टाइप 1 के अंदर आता है ANI, टाइप 1 के अंदर आता है ANI। टाइप 2 की अगर बात करें तो टाइप 2 के अंदर आता है AGI। सॉरी सॉरी सॉरी, माफी चाहता हूं। टाइप 1 के अंदर पहला आता है ANI, टाइप 1 के अंदर दूसरा आता है AGI और टाइप 1 के अंदर तीसरा आता है ASI। टाइप 2 की अगर बात करें तो टाइप 2 को हम लोग चार तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला जो है उसको हम कहते हैं रिएक्टिव मशीन्स। पहला जो है हम उसे कहते हैं रिएक्टिव मशीन्स। दूसरा जो है हम उसे कहते हैं लिमिटेड मेमोरी। तीसरा जो है उसे हम कहते हैं थियोरी ऑफ माइंड। और जो चौथा है उसे हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। अभी आप कह रहे होंगे कि सर अब ये क्या बताने लगे आप, रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी, थियोरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयरनेस। तो जी हाँ, आपको याद रखना है ये दोनों टाइप जो हैं एआई के क्लासिफिकेशन है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो पेपर आएगा वो ग्रेजुएशन लेवल पर होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पूछा जाएगा। तो सिर्फ बेसिक जानकारी से आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, डीप नॉलेज होना चाहिए। अब जल्दी से बता दें कि एएनआई क्या होता है। तो आप सब जानते हैं कि एएनआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। अगर एजीआई की बात करें तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और अगर एएसआई की बात करें तो इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अब भैया ये होते क्या हैं? तो आने वाले क्लासेस में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल ये बेसिक आउटले है जो आपको हम बता दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक मशीन को जब हम इंटेलिजेंट बनाने की बात करते हैं, जब हम एक मशीन को इंटेलिजेंट बनाने की बात करते हैं तो उसके लिए इंटेलिजेंस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। आई रिपीट अगेन, आप जैसे अपने आप को इंटेलिजेंट बनाए, स्मार्ट बनाए, तो उसके लिए आप क्या किए? पढ़े। पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने पे आपके अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटी आती है? तो हो सकता है लर्निंग कैपेबिलिटी आए, रीजनिंग कैपेबिलिटी आए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी आए, परसेप्शन आए, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग आए। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे अंदर
कंपोनेंट्स होते हैं इंटेलिजेंस के, उसी तरीके से एआई के भी इंटेलिजेंस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो मैंने बताए वो सारे कंपोनेंट्स हैं इंटेलिजेंस के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस, कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस फॉर एआई क्या है, तो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए थे, वही 5 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट हमारे लिए क्या हो गया, लर्निंग। दूसरा क्या होगा हमारे लिए, तो दूसरा होगा रीजनिंग। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। चौथा क्या है, तो चौथा है परसेप्शन। और अगर पांचवा बात करें तो पांचवा है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये 5 इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स हैं, किसके लिए हैं, एआई के लिए भी। अगर हम बात करें लर्निंग का, तो लर्निंग कितने तरीके का हो सकता है एआई के लिए, तो ये भी 5 तरीके का होता है। और इन जनरल आप ये बीएड अगर किए होंगे तो बीएड में भी पढ़े होंगे, और उसी का इस्तेमाल हम लोग एआई में भी करते हैं। तो पहला जो है वो है रोट लर्निंग का, यानी एक मशीन को हम लोग याद करवा सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी आपकी चर्चा हम करेंगे अभी। दूसरा है, उसको हम लोग कहते हैं लर्निंग बाय इंस्ट्रक्शंस। और तीसरा जो हमारे पास है उसको हम लोग कहते हैं लर्निंग बाय एनालॉजी। चौथा है लर्निंग बाय इंडक्शन। पांचवा जो हमारे पास है वो है लर्निंग बाय डिडक्शन। ये 5 हैं तरीके लर्निंग के, इनका इस्तेमाल करके सिखाया जाता है। तो वैसे हम यहाँ पर पांचों की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। जो इम्पोर्टेंट है हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में और ग्रेजुएशन में होंगे तो ये पांचों के बारे में आप पढ़े होंगे, और बीएड में तो इन जनरल इसकी पढ़ाई की जाती है। लेकिन एआई से कैसे जुड़ा है वो बीसीए एमसीए या बीटेक एमटेक में बताया जाता है। खैर आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। अब इसमें अगर हम रोट लर्निंग की बात करें, अगर हम इसमें रोट लर्निंग की बात करें, रोट लर्निंग की बात करें तो ये सबसे सिंपलेस्ट वे है टू इंप्लीमेंट इन कंप्यूटर्स। सिंपलेस्ट, सॉरी गलत स्पेलिंग लिख दिया मैंने, खैर ऐसे सिंपलेस्ट वे टू इंप्लीमेंट इन कंप्यूटर। इसमें आप क्या करते हैं, तो इसमें आप बेसिकली कोड्स लिखते हैं, और कोड्स या डेटाबेस को मशीन में सेव कर देते हैं, आर सेव्ड इन द मशीन। तो ये कॉमन एग्जांपल हो जाता है किसका, रोट लर्निंग का। अगर हम बात करें कि भैया सबसे सिंपलेस्ट तो आप बता दिए सर, तो सबसे टफेस्ट, टफेस्ट कौन सा होता है कंप्यूटर के लिए, टफेस्ट वे ऑफ लर्निंग
फॉर एआई या कंप्यूटर वो क्या है, तो वो है जनरलाइज्ड लर्निंग। जनरलाइज्ड लर्निंग जो है वो एक टफेस्ट वे है कंप्यूटर के लिए सीखना, यानी एआई में सबसे आसान तरीका है किसी मशीन को सिखाने का, वो है रोट लर्निंग। रोट लर्निंग में क्या होता है, आप कोड्स या डेटाबेस को उसके अंदर सेव कर देते हैं। दूसरा टफेस्ट वे इसमें क्या है, कठिन दौर क्या है, कठिन तरीका क्या है, तो वो जो तरीका है उसको हम लोग जनरलाइज्ड लर्निंग के नाम से जानते हैं। इसकी बात जब हम कर रहे थे तो इसमें दो चार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उनकी चर्चा भी यहाँ पे कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले हम लोग जब लर्निंग की बात कर रहे थे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट था लर्निंग बाय डिडक्शन। लर्निंग बाय डिडक्शन, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं लर्निंग बाय डिडक्शन की। लर्निंग बाय डिडक्शन होता क्या है और इसके इस्तेमाल कैसे किए जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग बाय डिडक्शन। लर्निंग बाय डिडक्शन, अगर लर्निंग बाय डिडक्शन की हम लोग बात करें तो ये मैथमेटिक्स में सबसे कॉमन सा चीज है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में सबसे कॉमन वे है सोचने का। यहां पे क्या होता है, ये कहता है कि हाइपोथेसिस इफ हाइपोथेसिस इज करेक्ट, यानी अगर हाइपोथेसिस करेक्ट है, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गया है तो मैं चाहता हूं कि इसको सही लिखा जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। हाँ ठीक है, इफ हाइपोथेसिस is correct, the conclusion through deductive reasoning is also correct. Through deductive reasoning is also correct. अब आपके मन में एक डाउट होगा कि भैया ये कह क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। तो मैंने ये कहा कि लर्निंग बाय डिडक्शन ये कहता है कि मान लीजिए कोई हाइपोथेसिस आप किए हैं और अगर हाइपोथेसिस सही है तो उस हाइपोथेसिस के बेसिस पर जो आप कंक्लूजन निकालेंगे वो भी सही होगा। इसी को हम लोग दूसरी भाषा में लर्निंग बाय फीडबैक भी कहते हैं। इसी को हम लोग दूसरी भाषा में लर्निंग बाय फीडबैक के नाम से भी जानते हैं। अब ये लर्निंग बाय जो फीडबैक है इसको हम लोग तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन जो है उसको हम लोग कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। दूसरा क्लासिफिकेशन जो है हम उसे कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और तीसरा क्लासिफिकेशन जो है, यहाँ पे स्पेस नहीं है हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग जानते हैं री इन्फोर्समेंट लर्निंग। री इन्फोर्समेंट लर्निंग, ठीक है, हाइपोथेसिस करेक्ट तो कंक्लूजन भी सही होगा। यही वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग कहते हैं लर्निंग बाय फीडबैक मेथड। और इसी लर्निंग बाय फीडबैक मेथड को या लर्निंग ऑन फीडबैक मेथड को हम लोग तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला सुपरवाइज्ड लर्निंग, दूसरा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और तीसरा री इन्फोर्समेंट लर्निंग। अब आप सबके मन में ये चल रहा होगा कि भैया ये सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड क्या होता है और री इन्फोर्समेंट लर्निंग क्या होता है। तो आइए एक एक करके हम इसके बारे में समझते हैं। हम ये समझ पा रहे हैं कि आप मेरी बातों को पकड़ पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी
अगर आपको कोई डाउट है, हम बहुत तेज चल रहे हो या मेरा कंटेंट समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, या जो स्क्रॉल चल रहा है स्क्रॉल बार, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि आई बिलीव कि जब आप फीडबैक शेयर करेंगे तो हम अपने आप को सुधार पाएंगे और साथ ही साथ आपको और बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि मेरा इंटेंशन यही है कि इस माध्यम से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। अब अगर बात करें हम लोग सुपरवाइज्ड लर्निंग की, अगर हम बात करें सुपरवाइज्ड लर्निंग की, तो ये सुपरवाइज्ड लर्निंग होता क्या है? ठीक है, अब सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है? आप सुपरवाइज से मतलब क्या समझते हैं? आप जो भी समझ पाते हैं वो हमको चैट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। ठीक है, तो सुपरवाइज लर्निंग ये कहता है कि अ मशीन learns from inputs and outputs that are shown as examples, that are shown या given as examples, that are shown as examples। यानी जो एग्जाम्पल्स एक मशीन को दिया जाता है, एक उदाहरण जो मशीन को दिया जाता है, उसी से ये मशीन क्या करता है? सीखता है। अब इसके दुष्परिणाम भी हैं, यानी ड्रॉबैक्स भी हैं। तो ड्रॉबैक्स क्या है, हम उसकी चर्चा आगे वाले पॉइंट्स में करेंगे। इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए, ये हम फिलहाल आपको इंट्रोडक्शन दिए इस टॉपिक का, इसमें बहुत कुछ जानना है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग और ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे लिए जो है वो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अब ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है? इसमें क्या होता है? देयर आर नो वेज, कोई तरीका नहीं है, देयर आर नो वेज टू नो इनपुट्स एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट। यानी हम लिख दे पहले, देयर आर नो वेज टू नो इनपुट्स एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट्स। इसका मतलब ये हो गया कि एक मशीन में क्या इनपुट दिया जाएगा और इनपुट देने के बाद क्या आउटपुट निकलेगा, ये किसी को पता नहीं होता है। यही ये कहता है, यानी इनपुट और आउटपुट की जानकारी नहीं होती है मशीन को इनफैक्ट। अब दूसरा, इसमें क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन मशीन को दिया जाता है, या तो उस इंफॉर्मेशन को मशीन समझेगा या उस इंफॉर्मेशन को मशीन नहीं समझ पाएगा। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि मशीन खुद ब खुद सारे इनपुट्स को प्रोसेस करने की कोशिश करता है और जो समझ में आया वो बेहतर है, जो नहीं समझ में आया उसके लिए बेहतर है। तो क्या कह दें यहाँ पे, कह सकते हैं कि द लर्निंग सिस्टम figures on its own, the learning system figures on its own which properties of objects it doesn't know, which properties of objects it doesn't know। फिर यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, doesn't का, अब जैसे आपसे पूछा जाए कि इसका क्या हो सकता है एग्जाम्पल अनसुपरवाइज लर्निंग का, तो अनसुपरवाइज लर्निंग का जो बेस्ट एग्जाम्पल है द शॉर्टेस्ट वे टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द शॉर्टेस्ट वे टू मूव
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट तरीका होगा उसके बारे में अगर ढूंढा जाए तो हम उसको कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है वो। क्यों? क्योंकि भैया बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आने जाने के, कहीं से भी आप जा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप खुद से फिगर आउट करेंगे। तो अगर मशीन खुद से फिगर आउट करता है उसको हम लोग कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एक मिनट, अगर आपको ये वीडियो बहुत स्लो लग रहा हो तो आप इसको 1.5 पे भी करके देख सकते हैं, शायद आपका टाइम कम लगेगा और आप सीख भी पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है री इन्फोर्समेंट लर्निंग या री इन्फोर्समेंट फॉर लर्निंग जिसको हम लोग कहते हैं। इस टेक्निक को हम लोग रिवॉर्ड लर्निंग के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग रिवॉर्ड लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, रिवॉर्ड का मतलब तो समझ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, जो यूजर होता है यानी जो काम करने वाला है या करवाने वाला है, द यूजर गिव्स द एजेंट पॉजिटिव और नेगेटिव रिवॉर्ड फॉर डूइंग अ टास्क, और नेगेटिव रिवॉर्ड फॉर डूइंग अ टास्क। किसी एक काम को करने के लिए एक यूजर जो है वो एजेंट को रिवॉर्ड देता है, यानी पॉजिटिव उसके बारे में कुछ बोल देगा या कुछ नेगेटिव बताएगा। एजेंट कौन है? जो मशीन हमारे लिए काम कर रही है वो हमारे लिए एजेंट है। यूजर कौन है? तो वो इंसान जो कमेंट सॉरी जो वो इंसान जो कमेंट दे रहा है या मशीन को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो कौन है? यूजर है। यानी मान लीजिए हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो हम यूजर हैं, अगर कोई रोबोट खड़ा है, कोई मशीन खड़ी है, तो वो क्या हो गया? एजेंट हो गया। तो उस मशीन को या तो हम पॉजिटिव कमांड देंगे या पॉजिटिव वर्ड्स बोलेंगे, पॉजिटिव अप्रिसिएशन देंगे या नेगेटिव अप्रिसिएशन देंगे। इस केस में क्या होता है, जो एजेंट होगा उसका टारगेट यही होगा कि भैया उसको ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड्स कलेक्ट करने हैं, और रिवॉर्ड कलेक्ट करने के बाद उसको काम अपना करते जाना है। यह मैटर नहीं करता कि वो टास्क पॉजिटिव कर रहा है या नेगेटिव कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम लोग टास्क को सिर्फ देख सकते हैं कि कोई कर रहा है। हो सकता है आप मेरी बात ना समझ पाए, तो हम इसको बोर्ड पे लिख देते हैं, आप बेहतर समझ पाएंगे। ये कहता है द एजेंट हैज टू टेक मोर एंड मोर रिवॉर्ड्स इन दिस। पहली बात। इसमें दूसरा यानी थर्ड पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हम यहाँ लिख देते हैं। इसमें क्या हो सकता है, जो ये काम हो है या जो काम है, जो टास्क है, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस भी हो सकता है, यानी वो चलता जाएगा और उसी दौरान उसको पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट्स अप्रिसिएशंस मिलते जाएंगे। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक बात आपको ये भी याद रखना है कि द जॉब मे बी ऑन गोइंग, जो कार्य है वो चलता जा रहा होगा। चौथा पॉइंट कहता है द टास्क कैन ओनली बी सीन,
द टास्क कैन ओनली बी सीन। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं डिलेड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब ये क्या होता है, तो जाइए, जाहिर सी बात है वो भी हमको जानना पड़ेगा यहाँ पे। हो सकता है आप लोग थक गए होंगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन आई रिक्वेस्ट आप इस चीज़ को देखिए, क्योंकि ये सारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन का पार्ट बनेगा आपका, और सिर्फ एमसीक्यू से आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन होगा, और इस कंपटीशन में वही टिक पाएगा जिसके पास नॉलेज डीप होगा। तो आपको फास्ट नॉलेज के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। एमसीक्यू कहीं से बेनिफिशियल नहीं होने वाला, सिर्फ एमसीक्यू कहीं से बेनिफिशियल नहीं होने वाला। तो मैंने आपसे बताया कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि आदमी पॉजिटिव या नेगेटिव रिवॉर्ड्स को इकट्ठा करता है और उसके बाद अपने काम को करता जाता है। ठीक उसी तरीके से कई बार हो सकता है कि आप ग्रुप में काम कर रहे हो, तो जब ग्रुप में काम करते हैं तो आपका रिवॉर्ड जो है वो रुक जाएगा, या हो सकता है कि लेट से मिलेगा। उसी प्रक्रिया को हम लोग डिलेड रीइंफोर्समेंट लर्निंग करते हैं। तो उस समय अगर मान लीजिए कि आपको रिवॉर्ड यानी आपको इंस्ट्रक्शन के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक लेट से मिला, तो आप कैसे काम करेंगे या मशीन कैसे काम करेगा, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। तो उसको हम लोग शॉर्ट आउट कैसे करेंगे, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ टू बिहेव in situations when rewards are when rewards are contingent। contingent का मतलब होता है ग्रुप, on previous action। ठीक है, अब इसकी बात हम कर चुके हैं, तो हमारे पास इसी में एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था, और वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, तो वो है रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग के बारे में। ठीक है, रीजनिंग, रीजनिंग क्या हो सकता है। रीजनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो एक मशीन में रीजनिंग दो तरीके का हो सकता है। पहला जो हो सकता है वो हो सकता है डिडक्टिव, दूसरा जो हो सकता है वो हो सकता है इंडक्टिव। डिडक्टिव और इंडक्टिव। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि भैया डिडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव क्या होता है। अगर डिडक्टिव का मतलब होता है कि द ट्रूथ ऑफ द प्रेमाइसेस गारंटीज द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन, यानी जो क्वेश्चन होगा या जो इंस्ट्रक्शन होगा वो श्योर एंड सर्टेन बताएगा कि वो मशीन क्या आउटपुट देने वाला है। हम उस चीज को लिख दें तो शायद आपको बेहतर समझ में आएगी। द ट्रूथ ऑफ द प्रेमाइसेस guarantees the truth of the collection, the truth of the collection, या द ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंडक्टिव क्या होता है,
जो ट्रूथ ऑफ प्रेमाइसेस है वो कंक्लूजन को सपोर्ट करता है, और जो कंक्लूजन होगा वो कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है कि जो कंक्लूजन निकलेगा इंडक्टिव में वो कभी भी सही नहीं निकलेगा। तो कंक्लूजन इज एक्चुअली फॉल्स। द कंक्लूजन इज एक्चुअली फॉल्स। ठीक है, ये कब फॉल्स होता है? व्हेन प्रेमाइसेस आर ट्रू। व्हेन प्रेमाइसेस आर ट्रू। लेकिन इसमें क्या होता है? द ट्रूथ ऑफ द प्रेमाइसेस सपोर्ट्स द कंक्लूजन। द ट्रूथ ऑफ द प्रेमाइसेस सपोर्ट्स द कंक्लूजन। ठीक है, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग की हम बात करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जब बात करेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी दो तरीके का होता है एक मशीन के अंदर। मशीन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है वो भी दो तरीके का होता है। आई रिपीट, मशीन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग दो तरीके का होता है। कौन कौन सा तरीका होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। पहला जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। दूसरा जो हमारे पास होता है वो जनरल तरीका होता है। अब स्पेसिफिक और जनरल में अंतर क्या होता है? स्पेसिफिक, अगर किसी मशीन में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है तो वो किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, या किसी एक काम को कर पाएगा, या किसी एक तरीके के काम को कर पाएगा। जिसका बेस्ट एग्जांपल है एलेक्सा। वो किसी एक ही काम को कर पाती है। वो सुनेगी, कुछ कमांड्स देंगे तो आपके वॉइस कमांड्स के अकॉर्डिंग काम करेगी बस, और वो भी कुछ पर्टिकुलर काम को। तो स्पेसिफिक में यही होता है कि टू सॉल्व पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, टू सॉल्व पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगर हम लोग जनरल की बात करें, सॉल्व्स प्रॉब्लम्स दैट आर कॉमन। जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उन सबको वो सॉल्व कर सकता है। अब जनरल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, स्पेसिफिक क्या हो सकते हैं? एक मशीन जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर कब हो सकता है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्वर कब हो सकता है, हमें इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। अगर हम एक नेक्स्ट फीचर की बात करें इंटेलिजेंस में तो वो है परसेप्शन। ठीक है, अब परसेप्शन की अगर हम बात कर लें तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं पहले। हाँ। तो परसेप्शन की अगर हम बात करें, परसेप्शन परसेप्शन का मतलब होता है कि आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग काम करना, या आसपास के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको सेंस करना और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेना। परसेप्शन का मतलब यही होता है। अब मशीन कैसे सेंस करेगा? तो उसके लिए आर्टिफिशियल या रियल दोनों तरीके के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो हम जानते हैं कि मशीन की अगर बात करेंगे तो उसके लिए हम लोग आर्टिफिशियल सेंस ऑर्गन्स लगाते हैं। यहाँ पर एक फ्रेडी नाम का फ्रेडी नाम का पहला रोबोट था। ठीक है, जो आसपास के माहौल को समझकर उसके अकॉर्डिंग काम करता था। तो हम यहाँ लिख दे फ्रेडी द फर्स्ट रोबोट टू मर्ज परसेप्शन एंड एक्शन। यानी सामने वाली चीजों को समझते हुए काम करने का जो रोबोट बना पहला, वो फ्रेडी था। अब ये बना कहाँ? तो फ्रेडी बना एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, भैया
अब एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी जब बना, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में जब बना तो कुछ तो नाम होगा बनाने वाले साइंटिस्ट का। तो जो बनाने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था डोनाल्ड मिक, डोनाल्ड मिक। ठीक है, तो आपके एग्जाम में हिस्ट्री ऑफ एआई पूछेगा तो वहां से ये क्वेश्चन हो सकता है। जिनको डेफिनेशन लिखना है परसेप्शन का वो यहाँ से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं स्कैनिंग द सराउंडिंग with artificial sense organs। आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि आर्टिफिशियल सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं सर, तो पढ़ेंगे कैसे बना सकते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फॉर एनालाइजिंग द सीन इनटू ऑब्जेक्ट्स, their feature and relationships, their feature and relationships। हाँ ठीक है, जगह कम पड़ गया तो वो अंदर लिखना पड़ा। अब अगर हम बात करें तो ये सारे जो 5 आपने पढ़े ये कंपोनेंट्स थे इंटेलिजेंस के, जिसका इस्तेमाल करके हम एक मशीन को इंटेलिजेंट बनाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि भैया आप कौन कौन से अप्रोच का इस्तेमाल करोगे चेक करने के लिए कि आपका मशीन जो बना है वो ह्यूमन जैसा है या नहीं, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस के लायक है या नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो अगर हमसे पूछेंगे तो 4 बेसिक और इम्पोर्टेंट तरीके हैं इवेलुएट करने के कि जो मशीन बना है वो ह्यूमन जैसा है या नहीं, या ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करता है या नहीं। कौन कौन से हैं आइए उसकी चर्चा करते हैं। द अप्रोच फॉर इवेलुएटिंग an AI entity an entity's human likeness। कौन कौन सा है, तो 4 अप्रोच है। पहला जो है उसे हम लोग ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं, जो कॉमन है और बेसिकली यूज होता है, उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो है वो है अप्रोच ऑफ कॉग्निटिव मॉडलिंग, दूसरा जो है वो है अप्रोच ऑफ, ये CH है, अप्रोच ऑफ कॉग्निटिव मॉडलिंग। और थर्ड जो है उसको कहते हैं अप्रोच ऑफ द लॉ ऑफ थॉट, अप्रोच ऑफ द लॉ ऑफ थॉट। नेक्स्ट जो हमारे पास है चौथा, उसको कहते हैं अप्रोच ऑफ द रैशनल एजेंट, अप्रोच ऑफ द रैशनल एजेंट। तो आप ये तो जान ही गए हैं कि ट्यूरिंग टेस्ट है भैया किसके द्वारा दिया गया था, तो एलन ट्यूरिंग के द्वारा। अब ये एलन ट्यूरिंग के द्वारा जो दिया गया टेस्ट है उसको कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये हम लोग को जानना पड़ेगा और आने वाले क्लासेस में हम उसकी चर्चा भी करेंगे। इन सब से
आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि एआई में काम करने का दो तरीका होता है। एआई में काम करने का दो तरीका होता है। कौन कौन सा होता है? वेज ऑफ डूइंग वर्क इन एआई। तो एआई में काम करने का दो तरीका होता है। आई रिपीट, पहला तरीका जो होता है उसको हम लोग कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। पहला जो तरीका होता है हम उसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। दूसरा जो होता है हम उसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है? तो टॉप डाउन अप्रोच में हम लोग नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच में नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन होता है। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है? तो बॉटम अप अप्रोच में मशीन को सिखाया जाता है, यानी यहाँ मशीन लर्निंग पे फोकस किया जाता है। ठीक है। अब आपके मन में ये भी होगा कि सर ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। अगर अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट को मिला दिए जाएं तो हम लोग कह सकते हैं कि एआई सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, या एआई सिर्फ इकलौता नहीं है, उसके कुछ सब पार्ट्स भी हैं। यानी कहा जाए तो डोमेन्स ऑफ एआई भी हैं। कौन कौन से हैं? तो मैंने पिछले क्लासेस में कुछ चर्चा किए थे, लेकिन जो मैंने आपको वो जो 3 बताया था वो सफिशिएंट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आज के क्लासेस के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो हमारे सब डोमेन्स ऑफ एआई या डोमेन्स ऑफ एआई होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो 5 हो सकते हैं। आइए जानते हैं। पहला जो हमारे पास होगा वो होगा डीप लर्निंग। इसको क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा ये गंदा हो गया है। अच्छा, कोई बात नहीं, यहाँ लिखते हैं। पहला हो जाएगा डीप लर्निंग। दूसरा हमारे पास जो होगा वो होगा एनएलपी। एनएलपी की चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। एनएलपी का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तीसरा जो हमारे पास होगा वो होगा एमएल, जिसको हम लोग बोलते हैं मशीन लर्निंग। चौथा जो हमारे पास है वो है न्यूरल नेटवर्क। और पांचवा जो हमारे पास है वो है सीवी, जिसको हम लोग कंप्यूटर विजन के नाम से जानते हैं। और आप सब इसका इस्तेमाल करते आए हैं। कैसे? तो फिलहाल हर किसी ने गिबली आर्ट बनाया होगा, तो गिबली आर्ट में सीवी का यूज हुआ था। तो मशीन लर्निंग यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको शॉर्ट फॉर्म समझने में भी दिक्कत ना हो। अब क्या है कि हम लोग जब एमएल की बात करते हैं तो एमएल को भी हम लोग 4 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एमएल को भी हम लोग 4 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सा तरीका है या कौन कौन से 4 चीजें हैं, आइए उसकी बात करते हैं। आइए एमएल की बात करें तो एमएल को 4 तरीके से क्लासिफाई करेंगे। पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग। दूसरा जो है हमारे पास उसको हम लोग कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तीसरा क्लासिफिकेशन जो होगा वो होगा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और हमारे पास
जो आखिरी बचा है उसको हम लोग कहते हैं सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ पे लिख दे कहीं जगह बचा हो तो। इसे हम लोग कहते हैं सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब ये होते क्या हैं इनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए, बताइए कि आप और बेहतर क्या चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।